अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5.16 और 5.17 इन दोनों क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5.16 है हमारा, ऑन व्हाट फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स। जो ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट्स की, जो हमने जिसकी डेरिवेशन भी हमने की थी, ठीक है, हमने उसकी जो मुसावात है, जो इक्वेशन है वो भी हमने ड्राइव की थी, यानी कि हमारे पास v नॉट इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट, ये हमने फाइनल रिजल्ट निकाला था। अब ये जो वेलोसिटी है, जो हमारे पास v नॉट है, जिसके साथ हम ये o लिखते हैं स्मॉल सा, ये o जो है वो ऑर्बिटल के लिए स्टैंड करता है, ठीक है, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए शो करता है। तो वो पूछते हैं कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि हम इसको कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या किस फैक्टर से ये असरअंदाज होती है और इसकी जो वेलोसिटी है उसमें कमी बेशी आ सकती है। तो हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, v नॉट इज़ इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच अंडर रूट, ठीक है। अब इसमें ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं, एक रेडियस, हाइट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर ये जो चीज़ें हैं, अगर हम इनको तब्दील करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला लिखेंगे, v नॉट इज़ इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच अंडर रूट। तो सो वी कैन से डैट ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि जी ऑफ एच। अगर आप ज़्यादा हाइट पर जाएंगे तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाती है। सरफेस ऑफ अर्थ पर ये 10 होती है, फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, जितनी हाइट पर हम सैटेलाइट को भेजेंगे, जितना हम ज़मीन से उसको दूर लेकर जाएंगे, तो एज अ रिजल्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उतना ही कम होता जाएगा। जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा तो कम जो चीज़ है उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो एज अ रिज़ल्ट हमारी जो वेलोसिटी है उसकी कैलकुलेशन लेस हो जाएगी। दूसरे नंबर पर है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सैटेलाइट, कि हम उस सैटेलाइट को ज़मीन से कितने फासले पर कौन से ऑर्बिट में भेज रहे हैं। अगर हम उसको ज़मीन के नज़दीकी ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, या जैसे कि ये आपके पास अर्थ है, इसका फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर है, सेकंड जो है वो यहाँ पर है, थर्ड जो है वो आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, सेकंड में लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, थर्ड ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। जैसे जैसे इसका डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो चेंज होती जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5.16 है कि हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के जो फैक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं कि वो किस तरह से ऑर्बिटल स्पीड को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.17 है, वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशनड एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हम भेजते हैं वो क्यों स्टेशनरी अपीयर होते हैं, यानी कि हमें वो ऐसे लगता है कि ज़मीन के लिहाज से वो बिल्कुल साकन हालत में, यानी कि बिल्कुल रेस्ट की हालत में या हरकत नहीं कर रहे हैं। तो इसकी रीज़न क्या है, ये हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का, उस वक्त ही मैंने आपको साथ में बताया था कि इनकी जो स्पीड होती है वो बिल्कुल उसी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं जिस स्पीड से जो ज़मीन है वो अपने जियोग्राफिकल एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। तो जितनी स्पीड से ज़मीन रोटेट करती है उतनी ही स्पीड से ये सैटेलाइट भी साथ साथ रोटेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हर पॉइंट पर ये हमें ऐसे फील होते हैं कि ये बिल्कुल ज़मीन के सामने चल रहे हैं, और उस वजह से हम जब इनको ऑब्ज़र्व करते हैं, इनको जब देखते हैं, तो हमें ये बिल्कुल स्टेशनरी हालत में, यानी कि साकन हालत में नज़र आते हैं। तो इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, कैसे उन्होंने लिखा है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशन एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स बिकॉज इन दीज ऑर्बिट्स the relative velocity of artificial satellite becomes zero with respect to earth। अब relative velocity क्या होती है, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करते हैं वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं या कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो उनकी जो आपस में कंपैरिजन करते हुए हम जो वेलोसिटी निकालते हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है, यानी कि एक के दूसरे के लिहाज से जो वेलोसिटी है उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि ज़मीन की उन सैटेलाइट्स के लिहाज से या सैटेलाइट्स की ज़मीन के लिहाज से जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, और वो एक दूसरे के लिहाज से क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, यानी कि बिल्कुल वो आमने सामने चल रहे होते हैं और हमें यूँ फील होता है कि वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट की हालत में या वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वो एक ही स्पीड से जो है वो मूव कर रहे होते हैं। हैंस सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स रिमेन ऑल the time in the front of targeted part of the earth, so we have not
टू चेंज दैट डायरेक्शन ऑफ डिश एंटीना अगेन एंड अगेन। और जब भी हम उनको देखते हैं वो हमेशा ज़मीन के सामने उसी टारगेटेड पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर हमें नज़र आते हैं और बिल्कुल यानी कि रेस्ट की हालत में नज़र आते हैं। और यही रीज़न होती है कि हम जो डिश एंटीना या जो एंटीना होता है उनकी एक जगह पर जो पोजीशन है उसको फ़िक्स कर देते हैं, क्योंकि अगर हम उनको यानी कि अगर सैटेलाइट जो हैं उनकी डिफरेंट वेलोसिटी हो और ज़मीन की वेलोसिटी या जो मोशन है वो डिफरेंट होगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रहे होंगे और उसके नतीजे में हमें बार बार जो डिश एंटीना है या जो एंटीना है उनकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि अर्थ सो वी हैव नॉट टू चेंज दैट डायरेक्शन ऑफ डिश एंटीना अगेन एंड अगेन। और इसी वजह से हम डिश एंटीना की डायरेक्शन जो है उसको भी बार बार चेंज नहीं करते, हम उनको एक जगह पर यानी कि जो कमरे की छत होती है उसके ऊपर एक जगह पर फिक्स करके रख देते हैं और वो एक जगह से सिग्नल कैच कर रहा होता है, क्योंकि जो जिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट से वो सिग्नल कैच करते हैं वो हमेशा उस डिश एंटीना के सामने रहते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हैं 5.16 और 5.17, ये आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। और नेक्स्ट जो हम आपका टास्क है फ्राइडे को मैंने कहा है कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं उनका टेस्ट कंडक्ट करना है। ठीक है, तो अभी मैं इन क्वेश्चन की जो पिक्चर है वो भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो लेक्चर है वो पहले आपने सुन लेना है और बाकी जो अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन है वो आपने करनी है। जस्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपने याद करने हैं।